देखिए अभी अभी अल्फा रिलीज हुई है और उसके नंबर्स देखकर पूरी इंडस्ट्री के हाथ पांव ठंडे पड़े हुए हैं। जो कुछ फिल्म के इनिशियल रिव्यूज बता रहे हैं उससे ये पता चलता है कि ये फिल्म चले ना चले, लेकिन आलिया की ये फिल्म कई लोगों का करियर बर्बाद कर देगी। जी हाँ, अल्फा फिल्म लोगों को पसंद नहीं आ रही है, स्पेशली धुरंधर के बाद। एंड उस सारी की सारी हाइप का नतीजा क्या निकलता है? डे 1 पर कुछ बमुश्किल 9 करोड़ रुपए। अल्फा ने अपने पहले दिन वो नंबर्स दिए हैं जो पूरे वायरफ स्पाई यूनिवर्स का सबसे कमजोर ओपनिंग है। जिस वायरफ स्पाई यूनिवर्स की पठान ने 55 करोड़ की ओपनिंग ली थी, उसी यूनिवर्स की अल्फा ने मात्र 9 करोड़ की ओपनिंग ली है। पर इस फिल्म के मलबे के नीचे सिर्फ वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स नहीं दबा है, इसके नीचे दबा है बॉलीवुड का सबसे बड़ा कमबैक। याद कीजिए दिसंबर 2023 एनिमल रिलीज हुई थी और एक बंदा बिना कुछ बोले सिर्फ एक एंट्री से पूरे देश का दिल जीत जाता है। जी हाँ, बॉबी देओल। 28 साल के स्ट्रगल के बाद इंडस्ट्री के रिजेक्टेड बेटे को रातों रात लॉर्ड बॉबी बना दिया गया था। बॉबी देओल ने अपना करियर नेक्स्ट लेवल फिल्म जैसा सेट कर लिया है। बॉबी देओल यार क्लासिक है। पर आज ठीक 2.5 साल के बाद वही बॉबी देओल अल्फा में एक ऐसे रोल में दिखा है जिस पर ऑडियंस हंस रही है। अनिल कपूर का अच्छा रोल है बहुत। बॉबी देओल ने नेगेटिव रोल किया है और उसका पॉलिसी दिखाता है। अंत में थोड़ा पाकिस्तान को जोड़ के पिक्चर को उठाने का कोशिश किया, लेकिन वो पुरानी रीलें सब 89, 91, 99 वाली, उसका अभी कोई मतलब नहीं है। क्रिटिक सर पकड़ रहे हैं और IMDb पर फिल्म 2.4 की रेटिंग पर पड़ी हुई है। और ठीक इसी समय एक दूसरा एक्टर है अक्षय खन्ना, जिसे धुरंधर में वैसा ही ओवरनाइट स्टारडम मिला जैसा बॉबी देओल को एनिमल से मिला। अक्षय खन्ना पूरे इंडियन सिनेमा पे भारी पड़ गए। पर फर्क ये है कि अक्षय का ग्राफ ऊपर जा रहा है और बॉबी का ग्राफ एक बार फिर से नीचे आ रहा है। पर सवाल अब ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? एक जैसी लाइटनिंग 2 एक्टर्स पर गिरी तो एक ने उससे अपना घर रोशन कर लिया और दूसरे ने अपने ही घर को जला लिया। क्या ये सिर्फ लक है या इसके पीछे एक ऐसा पैटर्न है जो हर उस इंसान को समझ लेना चाहिए जिसे जिंदगी में सेकंड चांस मिलता है? आइए इस वीडियो में यही पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, ये समझने के लिए कि बॉबी देओल ने अपनी कमबैक फेम को कैसे बर्बाद किया, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि उनके लिए ये कमबैक कितनी बड़ी बात थी। देखिए 90s में बॉबी देओल एक ठीक ठाक से स्टार थे क्योंकि वो धर्मेंद्र के बेटे थे, सनी देओल के भाई थे और इसी वजह से 1995 में बरसात से उनका एक डेब्यू होता है जिसकी ओपनिंग ने शाहरुख खान की DDLJ को पीछे छोड़ दिया था। गुप्त आई, सोल्जर आई, बादल बिच्छू भी आई और कुछ फिल्म्स हिट रही। अक्षय खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनकी हमराज आई, हलचल हंगामा आई और कुछ फिल्में उनकी भी हिट थी। एक वक्त ऐसा था जब बॉबी के पास सबसे बड़ी हिट्स थी, लेकिन 2000 के बाद सब कुछ बदल गया था। एक के बाद एक फिल्म पिटती चली गई। बॉबी देओल ने 28 साल में 40 से ज़्यादा फिल्में की, जिसमें से 28 डिजास्टर थी, मात्र 6 क्लीन हिट थी। और ये जो 6 क्लीन हिट की बात मैं कर रहा हूँ, इनमें से भी ज़्यादातर ना मल्टी स्टारर मूवीज़ थी, जहाँ बॉबी तीसरे नंबर की कुर्सी पे बैठा हुआ था। रेस में सलमान खान के पीछे, हाउसफुल में अक्षय कुमार के पीछे। हालत तो भाई साहब यहाँ तक खराब हो चुकी थी कि 2017 में ये आदमी फिल्म्स में नहीं, दिल्ली के एक क्लब में DJ बनकर पैसे कमा रहा था। लोग मजाक उड़ा रहे थे, मीम्स बन रहे थे। एक स्टार का बेटा जो कभी करोड़ों की फिल्में करता था, वो आज क्लब की बुकिंग पर उतर चुका है। पर यहीं से बॉबी ने वो किया जो बहुत कम फ्लॉप एक्टर्स करते हैं। उन्होंने खुद इंटरव्यूज में माना कि उन्होंने अब शराब छोड़ दी है, अपनी बॉडी अब उन्होंने दोबारा बना ली है और बिना ईगो के छोटे काम पकड़ना शुरू कर दिया है। उन्हें अब ये समझ में आ गया था कि अब बड़े बैनर्स के भरोसे नहीं बल्कि अपने काम के भरोसे लौटना है। और इसमें ना सबसे पहले 2020 में क्लास ऑफ 83 आई, जहां उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया और लोगों को पहली बार ये लगा कि ये आदमी ना एक्टिंग भी कर सकता है। फिर उसके बाद आश्रम आई। ये सीरीज भले ही प्रोपेगेंडा थी, पर उसमें बॉबी देओल के रोल को बहुत पसंद किया गया था और इस रोल के कारण बॉबी काफी पॉपुलर होने लगे। धीरे धीरे लोग इन्हें दोबारा गंभीरता से लेने लगे। और फिर इसके बाद आती है 1 दिसंबर 2023, जब संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल रिलीज होती है। इस फिल्म में बॉबी का रोल बहुत छोटा था। पूरी 3 सवा 3 घंटे की फिल्म में अबरार का स्क्रीन टाइम
मुश्किल से 14 मिनट का था, और डायलॉग वो तो ना के बराबर थे। पर इसी छोटे से रोल ने वो कर दिखाया जो बॉबी की 28 साल की पूरी फिल्मोग्राफी नहीं कर पाई थी। जमाल कुद्दू गाने में किया हुआ उनका वो डांस स्टेप रातों रात वायरल हो गया। जमाल कुद्दू अब हर जगह बजने लगा था। हर रील, हर वेडिंग, हर पार्टी में लोगों ने अपने घरों में सिर पर ग्लास रखकर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए थे। और ये सब एक ऐसे एक्टर के लिए हो रहा था जिसे 6 साल पहले लोग क्लब में डीजे बोलकर हंस रहे थे। एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए थे। पर मज़े की बात यह थी कि फिल्म का हीरो रणबीर कपूर था और सबसे ज़्यादा तारीफ बॉबी के विलन के रोल की हो रही थी। एक ऐसा विलन जिसने बिना बोले पूरी फिल्म चुरा ली। रातों रात बॉबी देओल मीम से लेजेंड बन चुके थे। लॉर्ड बॉबी ट्रेंड करने लगा था। खुद बॉबी इंटरव्यूज में ये कहते थे कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने सालों के बाद लोग उन्हें इस तरीके से अपना रहे हैं। और इसके बाद जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। जो इंडस्ट्री 12 साल से बॉबी को भूल चुकी थी वो अचानक से उनके पीछे दौड़ने लगी। हर बड़ा डायरेक्टर उन्हें कास्ट करना चाहता था। हर बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनके पास स्क्रिप्ट लेकर जा रहा था। ब्रांड्स उन्हें डील्स ऑफर कर रहे थे और ऑडियंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यानी 28 साल की मेहनत और 12 साल के सूखे के बाद बॉबी देओल को वो चीज़ मिल गई जो इस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल से मिलती है, सेकंड चांस। और बॉबी का सेकंड चांस भी ऐसा चांस था जिसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था। पर असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। देखो, सेकंड चांस मिल जाना किस्मत है, पर उसके बाद आप पहली फिल्म कौन सी चुनते हो ये आपकी चॉइस है। और यही बॉबी से गलती हो गई जिसने उनके सारे ओवरनाइट स्टारडम में डेंट करने का काम किया। देखिए, एनिमल के बाद बॉबी देओल के पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। हर तरीके की स्क्रिप्ट्स उनके पास आ रही थी और इसी वजह से उनके पास एक लग्जरी थी कि वो रुक कर छांट कर सिर्फ वो रोल्स चुने जो उनके स्टारडम को कैपिटलाइज करें। पर बॉबी ने जो किया वो इसका ठीक उल्टा था। उन्होंने आते हुए हर बड़े ऑफर पर साइन करना शुरू कर दिया। और ये कोई एलिगेशन नहीं है बल्कि फैक्ट है। एनिमल के बाद 2.5 साल के अंदर बॉबी देओल की फिल्मों की लिस्ट उठाकर देखो। नवंबर 2024 में कंगुवा आई थी, तमिल सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म्स में से एक, जिसमें बॉबी मेन विलन थे। अब भले फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था पर कहानी वो तो बहुत वीक थी। फिर क्या हुआ, फिल्म इतनी बुरी तरीके से पिटी कि उसे साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस बॉम्ब कहा गया। ऐसे ही फिर जनवरी 2025 में तेलुगु फिल्म डाकू महाराज आई थी जिसकी भी नैया डूब गई थी। हाँ, वही डाकू महाराज जिसके कारण उर्वशी रौतेला को डायमंड रिंग मिली थी। कितना ज्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज के 105 करोड़ के सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टिक रोलेक्स। खैर, फिर हरी हरा वीरा मल्लू आई जिसमें बॉबी ने औरंगजेब का रोल निभाया और वो फिल्म भी डूब गई। फिर जून 2025 में हाउसफुल 5 आई, वही घिसी पीटी कॉमेडी फ्रेंचाइज जिसका हिस्सा बॉबी अपने बुरे दिनों में भी रह चुके थे। वो मूवी भी करोड़ के बजट में बनी थी और उसके बावजूद बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। कुल मिलाकर बॉबी देओल ने 2.5 साल में 7 से 8 प्रोजेक्ट किए, वो भी 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में, और सबके जॉनरास भी अलग अलग थे। ये सारी की सारी मूवीज भले ही हाई बजट की होंगी पर इनमें ना राइटिंग उस लेवल की थी, ना बॉबी का खुद का कमिटमेंट अपने रोल को अच्छा करने के लिए उस लेवल का था। इस सब से डायरेक्टली क्या हुआ? डायरेक्टली ये हुआ कि जो स्टारडम उन्हें एनिमल के बाद मिली थी वो अब ठंडी होने लगी थी। पर देखो, बात अगर यहाँ तक भी रहती ना तो ठीक था, पर इसके बाद उन्होंने अल्फा जैसी वही घिसी पिटी मूवी में एज अ लीड विलन का काम किया जो उनकी पॉपुलैरिटी को डायरेक्ट डेंट पहुंचा रहा है। अब आप खुद देखिए कि बॉबी का डिसीजन कितना गलत था। जिस वक्त अल्फा बन रही थी YRF का स्पाई यूनिवर्स पहले से ही नीचे गिर रहा था। पठान ने 55 करोड़ की ओपनिंग ली थी। उसके बाद टाइगर 3 आई जिसने गिरकर 43 करोड़ की ओपनिंग ली। फिर आई वॉर 2 और वॉर 2 तो भाई साहब फ्रेंचाइज की पहली बड़ी फ्लॉप बन गई। और इन सब के ऊपर धुरंधर आ गई। धुरंधर ने आकर 1350 करोड़ 1350 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी ऑडियंस बता चुकी थी कि अब उसे किस तरीके की स्पाई फिल्म्स चाहिए। सब कुछ सामने था पर बॉबी ने चेक देखा, पेपर पर लिखा हुआ नहीं पढ़ा और उस चेक के बदले उन्हें क्या रोल मिला, ये तो भाई साहब सबसे ही बड़ा झटका था। अल्फा में बॉबी का किरदार फतेह एक पाकिस्तानी एजेंट का है जो 20 साल तक इंडियन आर्मी में कर्नल बनकर रहता है और किसी को पता तक नहीं चलता। ये वही फॉर्मूला है जो YRF अपनी हर फिल्म में इस्तेमाल करता है।
जहां गद्दार हमेशा कोई इंडियन निकलता है और दुश्मन को होशियार दिखाया जाता है। वॉर 2 में भी यही हुआ था, जहां इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को ही विलन बना दिया गया था। इस पूरे पैटर्न पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बॉबी की बात करते हैं, क्योंकि एनिमल के बाद बॉबी के लिए लोगों के दिल में अब एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। एक जमीन पर लेटे हुए आदमी के दोबारा खड़े होने वाली कहानी हमेशा इंस्पायरिंग होती है, और जो इज्जत उसे मिलती है वो पैसे से नहीं मिलती, और बॉबी वो इज्जत लेकर सीधे उस फिल्म का चेहरा बन गए जो इंडियन आर्मी को बेवकूफ़ दिखा रही है। और चलो एक घड़ी को ये सब कुछ दरकिनार भी कर दिया जाए, पर एक्टिंग में भी वही जल्दबाजी दिखी, मानो बॉबी देओल ने अपने रोल पर कुछ काम ही ना किया हो। बेसिक एक्सेंट तक पर काम नहीं किया गया। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। और नतीजा सबके सामने था। फिल्म की ओपनिंग सिंगल डिजिट में थी, IMDb की रेटिंग 2.4 थी, जो स्पाई यूनिवर्स तो छोड़ दो, पिछले कई सालों में सबसे नीची रेटिंग में से एक है। और बॉबी देओल के किरदार की सबकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। 28 साल लगे थे बॉबी देओल को रिस्पेक्ट और स्टारडम कमाने में, और उसे गंवाने में कितना लगा? 2 साल। लेकिन ठीक इसी समय पर एक और एक्टर के पास ठीक ऐसा ही मौका आया था, और उसने हर वो चीज उल्टी की जो बॉबी ने की थी। देखिए, अक्षय खन्ना की कहानी की शुरुआत भी ना बॉबी देओल जैसी है। वो भी बड़े स्टार विनोद खन्ना के बेटे थे, जिन्हें अपने ज़माने में अमिताभ बच्चन का इकलौता कॉम्पिटिटर कहा जाता था। पर अक्षय ने अपने पूरे करियर में एक भी वो चीज़ नहीं की जो स्टार किड्स करते थे। ना उनकी कोई PR टीम थी, ना सोशल मीडिया पे उनका अकाउंट, ना अवार्ड शोज में उनकी कोई सेटिंग, और ना साल में 4 फिल्म उन्होंने साइन की। ये बंदा इंटरव्यू तक नहीं देता था। इस इंडस्ट्री में जहाँ विजिबिलिटी ही करेंसी है, अक्षय ने हमेशा सिर्फ एक चीज़ पर इन्वेस्ट किया, अपने काम पर। और इस भरोसे की कीमत ना उन्होंने सालों तक चुकाई। 2016 से 2019 के बीच वो साल में मुश्किल से एक आधी फिल्म करते थे, और इंडस्ट्री उन पर हंसा करती थी कि ये आदमी काम क्यों नहीं करता है। यहाँ तक कि सेक्शन 375 के राइटर मनीष गुप्ता, जो अक्षय से नाराज होकर उनके खिलाफ बोलने लगे थे, उन्होंने भी अपनी बात इसी बात पे ख़त्म की कि अक्षय एक ब्रिलियंट एक्टर है। यानी उनसे नाराज लोग भी उनके काम पर उंगली नहीं उठा पा रहे थे, बस उनकी शर्तों से परेशान हो रहे थे। और पता है उनकी शर्तों में से एक बड़ी शर्त क्या थी? रोल में दम होना चाहिए, वरना चेक वापस ले जाना। और इसी शर्त का फल उन्हें धीरे धीरे मिलने लगा। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है छावा, और छावा में किया हुआ उनका औरंगजेब का रोल। ये वो रोल था जिसे रणदीप हुड्डा ठुकरा चुके थे, पर अक्षय खन्ना ने इसे उठाया और उसमें ऐसा काम किया कि एक बड़ी फिल्म में सबसे ज़्यादा बात उनके किरदार की हुई। इस रोल के लिए उन्होंने बरसों की प्रैक्टिस लगा दी, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। बड़े से बड़ा 30 मार खान उनकी एक्टिंग देखकर दंग रह गया। फिर क्या था, इस एक रोल ने अक्षय खन्ना को दोबारा हर बड़े डायरेक्टर की लिस्ट में सबसे ऊपर ला दिया। यानी एक अच्छी स्क्रिप्ट का सीधा सीधा फायदा यह हुआ कि अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी इजीली मिल गई, और यही अक्षय ने असली समझदारी दिखाई। छावा से मिली उस स्टारडम और फेम को उन्होंने जल्दबाजी या बड़े चेक के चक्कर में बर्बाद नहीं किया। अक्षय खन्ना को भी बैक टू बैक कई सारी बड़ी मूवीज़ के ऑफर्स आए थे, लेकिन उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी, और उन्हें आइडिया था कि अब ऑडियंस उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है। फिर क्या था, उन्होंने अपनी अगली फिल्म छावा से भी बड़ी और बेहतर धुरंधर साइन कर ली। अक्षय ने उसमें रहमान डकैत का रोल किया। मज़ेदार बात यह है कि शुरुआत में इंडस्ट्री के 3 बड़े एक्टर्स ने इस पर सहमति दिखाई थी कि अक्षय खन्ना इस रोल को जस्टिस नहीं दे पाएंगे, पर फिर भी आदित्य धर ने अक्षय खन्ना के ऊपर भरोसा दिखाया, और अक्षय खन्ना उस भरोसे पर पूरी तरीके से खरे उतरे। रहमान डकैत के रोल के लिए उन्होंने इंटेंस मेहनत की, अपने रोल पर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया, चाहे एक्सेंट पर काम करना हो या फिर बोलने चलने के तरीके पर काम करना हो। और इसी कारण से ही शायद ही कोई ऐसा हो जो उनसे बेहतर रहमान डकैत का रोल प्ले कर सकता हो। 5 दिसंबर 2025 को धुरंधर आई थी, जिसमें कराची के असली गैंगस्टर रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना ने अपने करियर की सबसे ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1350 करोड़ रुपए कमाए थे, हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी डोमेस्टिक ग्रॉसर बन चुकी थी, और 50 साल के अक्षय खन्ना पहली बार असली मास स्टारडम तक पहुंच पाए थे। यानी एक अच्छी फिल्म ने अगली बड़ी फिल्म दिलाई, और उस बड़ी फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। यानी छावा से जो पॉपुलैरिटी मिली, उसी को कैपिटलाइज करते हुए उन्होंने ऐसी मूवी चुनी कि लोग मानो उनके आर्ट के कायल हो गए।
रातों रात अक्षय खन्ना की पॉपुलैरिटी आग की तरह फैलने लगी। लोग उनकी एक्टिंग को इमिटेट करने लगे। अब धुरंधर के बाद भी ऐसा ही हुआ। अक्षय खन्ना के पास कई सारी मूवीज के ऑफर्स आए। मूवीज की तो लाइन लगी हुई है भाई साहब, पर वो कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं रहे। इनफैक्ट धुरंधर रिलीज होने से ठीक पहले अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी। और क्यों छोड़ दी? क्योंकि अक्षय खन्ना को लगा कि जिस लेवल का उन्होंने अब काम कर दिया है और जो लोग उनसे अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस मूवी में मिले रोल के साथ ना जस्टिस नहीं हो रहा है। अब अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ तो दी, पर उसके प्रोड्यूसर साहब नाराज हो गए। प्रोड्यूसर साहब आए मीडिया के सामने और जाकर अक्षय खन्ना के ऊपर पूरा हमला बोल दिया। कहा कि सक्सेस अक्षय के सर पर चढ़ गई है, और साथ साथ ये भी कहा कि अगर अक्षय खन्ना अकेले एक फिल्म में आ जाए ना तो उसकी फिल्म 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। पर मजा देखिए, ऑडियंस प्रोड्यूसर के साथ नहीं थी, अक्षय खन्ना के साथ थी, क्योंकि टाइमलाइन खुद प्रोड्यूसर के दावे की पोल खोल रही थी। जो आदमी स्टारडम आने से पहले ही फ्रेंचाइज छोड़ चुका था, उस पर स्टारडम का घमंड कैसे चढ़ सकता था? और ये सिर्फ अक्षय की बात नहीं थी, धुरंधर के बाद रणवीर सिंह ने भी यही किया था। डॉन 3 जैसी अधूरी स्क्रिप्ट वाली फिल्म से दूरी बना ली, चाहे इसके लिए उन्हें फाइस के बैन तक को झेलना पड़ा। फिर अर्जुन रामपाल को देख लो, उनका करियर धुरंधर से पहले लगभग खत्म माना जा रहा था, और मेजर इकबाल के रोल ने उन्हें IMDb की पॉपुलैरिटी लिस्ट में ना 85th नंबर से सीधा टॉप 10 में पहुंचा दिया था। पर अर्जुन ने भी अभी तक कोई अगली फिल्म अनाउंस नहीं की है, जबकि उनके पास भी मूवीज की लाइन लगी हुई है। देखिए, ये स्टारडम के बाद कॉशियस होकर फूक फूक कर कदम रखना ना कमजोरी नहीं होती है, बल्कि एक स्मार्ट मूव होता है, जो इन सभी एक्टर्स को आज पे ऑफ कर रहा है। इन शॉर्ट, एक तरफ ये डिसिप्लिन जिसके कारण अक्षय खन्ना का ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है, और दूसरी तरफ बॉबी देओल जिनका ग्राफ पीक हासिल करने के बाद लगातार नीचे जा रहा है। अब आखिरी सवाल बचता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 5 साल पहले तक तो इसी इंडस्ट्री में बॉबी वाला फॉर्मूला बढ़िया चलता था। बड़ा बैनर पकड़ो, बड़ा स्टार बनो, करोड़ों रुपए फूको, राइटिंग ना भी हो तो चलेगा, सब मैनेज हो जाता था। तो आखिर बदला क्या? तो बेसिकली बदल गया है ऑडियंस का टेस्ट, और ये बदलाव आया कोविड के बाद। हुआ ये कि कोविड के दौरान जब सब लोग घरों में बैठे थे, तो लोगों के हाथ में OTT आ गया, इंटरनेट चल रहा था, लोग फिल्में ही देख रहे थे, और OTT पर उन्होंने घर बैठे दुनिया भर का सबसे अच्छा कंटेंट देख लिया। मनी हाइस्ट भी देख ली, ब्रेकिंग बैड भी देख लिया, अपने ही देश का स्कैम 1992 भी देख लिया, पंचायत भी देख ली, स्पेनिश कंटेंट से लेकर ईरानियन कंटेंट तक सब कुछ देख लिया। एक आम इंसान की पहुंच अचानक पूरी दुनिया के बेस्ट सिनेमा तक चली गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों की समझ पूरी तरीके से बदल गई। अब उन्हें पता लग चुका था कि एक अच्छी कहानी कैसी होती है, इसलिए अब वो एक छोटी बजट की फिल्म को तो सर पर बैठाने के लिए तैयार थे अगर उसकी राइटिंग अच्छी हो तो, लेकिन एक बड़ी बजट की फिल्म सीधा रिजेक्ट कर देते थे अगर उसकी राइटिंग कमजोर है तो। और इसी वजह से आज तीनों खानों की मूवीज पिट रही हैं, क्योंकि मूवी बहुत कमजोर होती हैं। ऊपर से एक और बड़ी वजह थी, जो बॉलीवुड की पूरी प्रोपेगेंडा की दुकान से जुड़ी हुई थी। पिछले कई सालों में YRF जैसे बैनर्स ने एक ही चीज बार बार परोसी है, ऐसी फिल्म्स जिसमें कहानी घुमा फिराकर पाकिस्तान के नैरेटिव को सॉफ्ट दिखाती, जहां गद्दार हमेशा इंडियन निकलता, और कई बार तो हिंदू सेंटीमेंट का सीधा सीधा मजाक बना दिया जाता। लोग ना इस चीज से थक चुके थे, और जैसे ही धुरंधर जैसी फिल्म आई जिसने पाकिस्तान की सच्चाई सीधे सीधे दिखा दी और इंडियन सेंटीमेंट्स की इज्जत की, ऑडियंस टूट पड़ी। यानी लोगों ने वो फॉर्मूला रिजेक्ट कर दिया जो देश को नीचा दिखाता था, और उस सिनेमा को अपनाया जो उनकी अपनी भावना का सम्मान करता था। तो अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, अब स्टार से फिल्म नहीं चल रही थी, स्क्रिप्ट से चल रही थी। और यहीं पर ये पूरी कहानी ना एक बड़ा सबक बन जाती है, जो केवल बॉबी के लिए नहीं, हर एक्टर के लिए है। आपका रोल और आपकी स्क्रिप्ट ही अब आपकी असली पहचान है, आपका स्टारडम कुछ नहीं है। अगर आपने स्टारडम के नशे में एक कमजोर रोल उठा लिया तो आपको ऊपर नहीं लेके जाएगा, उल्टा आपकी बनी बनाई इज्जत को नीचे गिरा देगा। बॉबी के साथ ठीक यही हो रहा है, और इसका उल्टा अक्षय के साथ हो रहा है। अक्षय ने हर फिल्म को इन्वेस्टमेंट की तरह देखा। एक अच्छी फिल्म से मिली इज्जत को उन्होंने अगली और बड़ी फिल्म में लगाया। छावा ने धुरंधर दिलाई, धुरंधर ने सुपरस्टार बनाया, और अब वही स्टारडम उन्हें और बेहतर फिल्म्स की तरफ ले जा रही है। उनका ग्राफ हर फिल्म के साथ ऊपर जा रहा है, और इसीलिए कम से कम आज की तारीख में बॉबी देओल अक्षय खन्ना नहीं बन सकते, क्योंकि अक्षय खन्ना बनने के लिए टैलेंट नहीं,
ना बोलने की हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत बॉबी ने अभी तक तो नहीं दिखाई है। लेकिन बॉबी के पास अभी भी मौका है, जो भी गलती उन्होंने अभी तक की है उससे बचे, एक बेटर रोल ढूंढें और उस पर अपना 1-2 साल इन्वेस्ट करें। ऑडियंस ज़रूर उन्हें एक्सेप्ट करेगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बॉबी देओल अभी भी अपना कमबैक बचा सकते हैं, या अल्फा ने उनके सेकंड चांस पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।